नेक्स्ट, द रेडियोग्राफिक अपीयरेंस ऑफ मैंडिबल इन सिकल सेल एनीमिया इज़ व्हाट। देखो सिकल सेल एनीमिया में ना स्टेप लैडर पैटर्न बन जाता है बोन्स का। यहाँ पे यू कैन सी दिस पैटर्न ऑफ ट्रेबेक्युले, ये बोनी ट्रेबेक्युले जो है वो स्टेप लैडर की तरह दिखाई दे रहे हैं। स्कल विल शो हेयर ऑन एंड अपीयरेंस, ऑलराइट, एंड मैंडिबल शोज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ और वॉल्यूम ऑफ बोनी ट्रेबेक्युले। मैंडिबल में बोनी ट्रेबेक्युले कम हो जाते हैं जिससे कि थिनिंग ऑफ कॉर्टिकल प्लेट्स हो जाती हैं, जिससे कि फाइनली ऑस्टियोपोरोटिक पिक्चर बनना शुरू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं स्टेप लैडर पैटर्न। ठीक है, अगर आप यहाँ देख पाएँ तो दिस इज़ अ स्टेप लैडर पैटर्न। ये अलग से ये एक पूरी लैडर की तरह बन रहा है, बीच में ये पूरा लैडर की तरह बन रहा है। दिस इज़ अ लैडर की तरह पैटर्न, दिस इज़ नोन एज अ स्टेप लैडर पैटर्न, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस को इंडिकेट करता है। ठीक है, ट्रेबेक्युलर पिक्चर ऑस्टियोपोरोसिस और थिनिंग ऑफ कॉर्टेक्स को इंडिकेट कर रही है। नेक्स्ट, ऑन रेडियोग्राफ सफिशिएंट पेरिपाइकल बोन रिजॉर्प्शन इज अप्रिशिएटेड आफ्टर हाउ मेनी डेज। ठीक है, या फिर हाउ मच लॉस, कितना लॉस के बाद ये दिखते हैं शुरू हो जाती है। देखो पेरिअपाइकल बोन की रिजॉर्प्शन वो लगभग इन्फेक्शन के 2 to 3 months के बाद दिखना शुरू हो जाती है। ठीक है, व्हेन इट गोज टू इरिवर्सिबल पल्पाइटिस। ठीक है, और जब पेरिअपाइकल इन्फेक्शन तक ये पहुंच जाता है देन 2 to 3 months इट टेक्स फॉर द पेरिअपाइकल बोन लॉस टू बी विजिबल ऑन रेडियोग्राफ। नेक्स्ट, द करेक्ट एंगुलेशन फॉर टेकिंग IOP-AR फॉर मैंडिबुलर इंसाइजर्स इज व्हाट। देखो मैंडिबुलर इंसाइजर के लिए वी गो फॉर -15 डिग्रीज, राइट। देखो अगर बेसिक प्रोजेक्शन की बात करें प्रोजेक्शन ज्योमेट्री में, तो माइनस अगर हमारा जाता है तो इट इज़ फॉर मैंडिबुलर टीथ, एंड अगर प्लस हमारे पास आता है तो दिस इज़ फॉर मैक्सिलरी टीथ। लेट्स रीड दिस फॉर ऑल प्रोजेक्शन, मैक्सिला और मैंडिबल। ठीक है, अगर इंसाइजर्स की बात करते हैं तो +40 डिग्री इज़ फॉर मैक्सिला। ठीक, +40 डिग्री हम यूज़ करते हैं। कैनाइन के लिए सबसे ज़्यादा होती है, दैट इज़ +45 डिग्रीज। फिर आती है प्रीमोलर्स के लिए, प्रीमोलर के लिए हमारे पास आती है +30 डिग्रीज, दैट इज़ द एंगुलेशन। मोलर्स के लिए वी गो फॉर +20 डिग्रीज, राइट। अब मैंडिबल की बात आती है, मैंडिबल में सारा माइनस में जाएगा। इंसाइजर -15, कैनाइन के लिए सबसे ज़्यादा होगा, दैट इज़ -20 डिग्रीज। प्रीमोलर्स के लिए हमारे पास जाएगा दैट इज़ -10 डिग्रीज, और मोलर्स के लिए वी विल गो फॉर -5 डिग्रीज एंगुलेशन। नेक्स्ट, डिलेड इरप्शन इज सीन इन ऑल द कंडीशंस एक्सेप्ट विच कंडीशन। देखो डाउन सिंड्रोम में वी सी डिलेड इरप्शन, हाइपोथायरॉयडिज्म में वी सी द डिलेड इरप्शन, विटामिन ए डेफिशिएंसी में वी सी डिलेड इरप्शन। ठीक है, सिर्फ एक कावासाकी डिजीज़ है जिसमें डिलेड इरप्शन नहीं होती है इन ऑप्शंस में से। ठीक है, कावासाकी डिजीज़ इन ब्रीफ इज़ एन एक्यूट सेल्फ लिमिटेड वैस्कुलाइटिस, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लड वेसल्स हो जाती है कावासाकी डिजीज़ के अंदर, जो कि मेनली मीडियम साइज आर्टरी स्पेशली कॉरोनरी आर्टरीज को अफेक्ट करती है। प्राइमरली इन्फेंट्स में कावासाकी डिजीज़ अकर करती है लेस देन 5 years ऑफ एज जिनकी उम्र है। ठीक है, इट प्रेजेंट्स एज अ प्रोलॉन्ग फीवर एंड म्यूकोकुटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम। म्यूकोकुटेनियस लिम्फ नोड का सिंड्रोम आ जाएगा इसमें, कोई ना कोई लिम्फ नोड में दिक्कत चली रहेगी, और प्रोलॉन्ग्ड फीवर रहता है कावासाकी डिजीज़ में। ठीक है, ये उन बच्चों में ज़्यादा होती है जिनमें एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नरी आर्टरी जो है उसका एन्यूरिज्म स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जा रही है, और एन्यूरिज्म तो हमें पता ही है कि बैलूनिंग ऑफ द आर्टरीज हो जाती है। ठीक है, दिस इज़ नोन एज एन्यूरिज्म, क्योंकि जो वेसल की वॉल है वो वीक हो जा रही है। ठीक है, इसकी वजह से जो ब्लड का प्रेशर है वो बैलूनिंग ऑफ द आर्टरी करवा देता है, दैट इज़ नोन एज एन्यूरिज्म। लेट्स डिस्कस द लिस्ट ऑफ डिसऑर्डर्स कॉजिंग डिलेड टूथ इरप्शन। पहला है एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोपिट्यूटरिज्म, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपो हर चीज़ कम जब जाएगी तो हमारे पास डिलेड इरप्शन हो जाती है। ड्रग्स, अगली बात आती है लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ड्रग्स की। ड्रग्स दैट इनहिबिट द प्रोस्टाग्लैंडिन पाथवे, जो भी प्रोस्टाग्लैंडिन पाथवे को इनहिबिट करता है तो वो डिक्रीज कर देता है ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इन द पेरियोडोंटल टिश्यूज़। अब पेरियोडोंटल टिश्यू में ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी कम हो जाएगी तो दांत का अगर बड प्रेजेंट भी है तो दांत इरप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि एल्वियोलर बोन जो दांत के ऊपर है वो रिजॉर्व नहीं हो पाती है। ठीक है, तो दांत प्रेजेंट है, सब कुछ नॉर्मल है, जगह भी है, लेकिन वो इरप्ट ही नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ द ड्रग्स दैट इनहिबिट द प्रोस्टाग्लैंडिन पाथवे। तो वो दांत के ऊपर की बोन को रिजॉर्व नहीं होने देगा। ठीक है, ऑस्टियोक्लास्टिक पाथवे नहीं होने देगा ऑफ द पेरियोडोंटल टिश्यूज़। कौन कौन से ड्रग होते हैं? एस्पिरिन, एसिटामिनोफेन, ठीक है, आइबुप्रोफेन, इंडोमेथासिन, क्लोड्रोनेट और बिसफॉस्फोनेट्स। ठीक है, इनका लॉन्ग टर्म यूज़, मान लो कि मदर भी यूज़ कर रही है प्रेगनेंसी के टाइम पे और बच्चे को भी यूज़ करना पड़ रहा है, तो वहाँ पर ये चीज़ होती है। ठीक है, एस्पिरिन, एसिटामिनोफेन, आइबुप्रोफेन, इंडोमेथासिन, क्लोड्रोनेट और बिसफॉस्फोनेट्स। ठीक है, एक और रीज़न रहता है प्री मैच्योर बर्थ है, मतलब बच्चे में न्यूट्रिएंट्स ही नहीं होते।
ठीक। एक और रीज़न है कि माल न्यूट्रिशन है। माल न्यूट्रिशन किसका? सबसे पहले विटामिन ए का और विटामिन डी का, ये दोनों हमारे पास दांत की फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगली बात आती है जेनेटिक डिजीज़ेस। जेनेटिक डिजीज़ेस जो कि हेरिडिटरी हैं, फॉर एग्जांपल अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा, इनामल नहीं बन पा रहा। डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा, डेंटिन नहीं बन पा रहा। दैट आर एसोसिएटेड, ये अमीलोजेनेसिस और डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा मोस्टली एसोसिएटेड विद ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ठीक। सिंड्रोम्स कौन कौन से होते हैं जिसके अंदर हमारे दांत जो है वो डिलेड इरप्शन शो करते हैं? फर्स्ट इज डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। दूसरा है टर्नर सिंड्रोम, XO, दिस इज टर्नर। तीसरा है गार्डनर सिंड्रोम, ठीक है। चौथा है क्लीडोक्रेनियल डिसऑस्टोसिस एंड पांचवा है एनहाइड्रोटिक एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया, ठीक। उसके बाद आता है प्रोजेरिया। प्रोजेरिया इज अ सिंड्रोम। प्रोजेरिया सिंड्रोम के अंदर LMNA जीन जो होती है उसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से लैमिन ए प्रोटीन या फिर प्रोजेरिन जो है वो नहीं बन पाता है। अब इस प्रोटीन की वजह ना बनने की वजह से जो सेल का न्यूक्लियस है वो वीक हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो बच्चा जो है वो प्री मैच्योर एजिंग शो करता है, बहुत जल्दी बूढ़ा होने लगता है, ठीक है। प्री मैच्योर उसमें एजिंग, उसमें ग्रोथ का फेलियर हो जाता है, रिंकल स्किन हो जाती है, बॉल्डनेस हो जाती है, जैसा पा मूवी में था वैसा वैसा, ठीक है, वैसा वैसा हो जाता है। इंटेलिजेंस नॉर्मल होती है लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा 13 से 15 साल तक ही जीता है इसमें, प्रोजेरिया सिंड्रोम में। नेक्स्ट इज एपर्ट सिंड्रोम, ठीक है। एक्सेनफेल्ड राइगर सिंड्रोम, ब्लॉच शुलबर्डर सिंड्रोम, जिसको कि इनकॉन्टिनेंटा पिगमेंटाई भी बोलते हैं। इन सब के अंदर हमारे पास डिलेड टूथ इरप्शन देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेज 4 ऑफ एरिक्सन साइकोलॉजिकल थ्योरी इज व्हाट? स्टेज 4 इज इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी इन एरिक्सन साइकोलॉजिकल थ्योरी। लेट्स गो विद वेरियस स्टेजेस ऑफ एरिक्सन स्टेजेस, ठीक है। पहली स्टेज है हमारे पास साइको सोशल क्राइसिस या टास्क की, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अगर नीड्स जो है वो डिपेंडेंटली मेट हो रही हैं, मतलब नीड्स बच्चे की पूरी हो रही हैं, तो इन्फेंट्स किसी बंदे पे बेसिक ट्रस्ट जो है वो बना लेते हैं। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। अगर जो बच्चा एक्सरसाइज कर रहा है, खुद वो चीज़ करके देख रहा है, तो वो उसकी डाउट की एबिलिटी कम होती जाती है, वो खुद पे डाउट कम करता है, ठीक है। थर्ड इज द इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। प्री स्कूलर्स लर्न टू इनिशिएट टास्क्स एंड कैरी आउट प्लान्स और दे फील गिल्टी अबाउट द एफर्ट्स टू बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। उनको हेल्प लेने में शर्म आने लग पड़ती है, वो खुद टास्क करना चाहते हैं। फोर्थ इज इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। चाइल्ड लर्न द प्लेजर ऑफ अप्लाइंग देमसेल्व्स टू टास्क और दे फील इंफीरियर, ठीक है। बच्चा जैसे घर में कोई काम है छोटा मोटा, तो उसको नहीं करने देंगे तो वो सोचेगा कि मेरे को नहीं करने दे रहे, इन्फीरियर फील करेगा, ठीक है। और वो खुद को, उसको मज़ा आएगा अगर वो काम कंप्लीट करता है तो। फिफ्थ इज स्टेज 5 इज आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन। दैट इज टीनेजर्स वर्क एट रिफाइनिंग अ सेंस ऑफ self by testing their roles and integrating them to form a single identity or they becomes confused about who they are, ठीक है। अपनी आइडेंटिटी को ढूंढ रहे होते हैं टीनेजर्स, ठीक है, खुद को मेंटेन, खुद को ढूंढ रहे होते हैं, एक हिसाब से ये कह सकते हैं। 6 इज इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ठीक है। यंग अडल्ट्स दे स्ट्रगल टू फॉर्म क्लोज रिलेशनशिप्स एंड टू गेन कैपेसिटी फॉर इंटीमेट लव और दे फील सोशली आइसोलेटेड। उनको ये लगता है कि किसी से सेंस ऑफ जो लव है या फिर किसी से सेंस ऑफ जो फीलिंग्स है, ठीक है, वो बाहर से आनी चाहिए, ये चीज़ दिखना शुरू हो जाती है, नहीं तो वो आइसोलेटेड फील आउट करते हैं। नेक्स्ट इज जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। मिडिल एज में सेंस ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू द वर्ल्ड ज़्यादा दिमाग में आना शुरू हो जाता है, यूजली थ्रू फैमिली एंड वर्क, और दे मे फील द लैक ऑफ पर्पस इन द सोसाइटी, ठीक। और लास्ट में हमारे पास आता है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। When reflecting on his or her life, an older adult may feel a sense of satisfaction or failure. उसने जीवन में क्या किया, क्या वो किसी चीज़ को रिकॉल कर पा रहा है, क्या उसने सोसाइटी को कुछ दिया, जो उसका कैरेक्टर डेवलप हुआ होगा स्टेज 6 में, ठीक है। स्टेज 5 में जो कैरेक्टर डेवलप हुआ है, स्टेज 5 में सॉरी, और स्टेज 6 में वो किसके साथ आया है, उसके बेसिस पे वो इंटीग्रिटी और डिस्पेयर जो है वो अपना कैलकुलेट करता है बेसिकली। सो इफ़ वी गो विद द एज, तो सबसे पहले सबसे छोटा जब बच्चा होता है तब से ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होता है। टॉडलर जो होता है उसमें ऑटोनॉमी आ जाती है,
प्री स्कूलर जो होते हैं उनमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट आ जाती है, ठीक है। और प्री स्कूलर के टाइम पे अगर वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो वहाँ पे इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी आ जाती है 10 से 12 साल तक लड़कों की बात करते तो, ठीक है। आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन ये टीनेजर्स में आती है। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन ये यंग अडल्ट्स में आती है, यंग अडल्ट्स, ठीक है, जो 19s में है और 20s में है, ठीक है। उसके बाद जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन ये 30s में बंदा जब मिडिल एज पे पहुंचता है तब शुरू हो जाता है। और इंडिकेटिव वर्सेस डिस्पेयर जब वो अपनी पूरी मिडिल एज कवर करके जब लास्ट में रिटायर होता है एक हिसाब से, तब दैट इज नोन एज एरिक्सन्स लास्ट इंडिकेटिव वर्सेस डिस्पेयर स्टोरी। नेक्स्ट, पैसिफायर्स आर कैटेगराइज्ड अंडर व्हाट? 4 ऑप्शन दिए हमारे पास, न्यूट्रिटिव हैबिट, सक्लिंग, नन ऑफ द अबव एंड नॉन न्यूट्रिटिव हैबिट। पैसिफायर जो है वो नॉन न्यूट्रिटिव हैबिट के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। सी, नॉन न्यूट्रिटिव सकिंग में बी डिफाइंड एज सकिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिजिट और पैसिफायर एंड इज नॉट रिलेटेड टू इंजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नॉन न्यूट्रिटिव सकिंग इज कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर चिल्ड्रन ड्यूरिंग इन्फेंसी, ठीक है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ थंब सकिंग और डिजिट सकिंग, सिंस mouth is the only source of communication with the outer environment, this gives the infant a feeling of warmth, glow and a sense of satisfaction or euphoria by sucking the digit, ठीक है। उस छोटे से काम से वो अंगूठा चूस के नहीं, कुछ और चीज़ भी चूस के, जो हमारा पैसिफायर उसको चूस के भी उसको वही सेटिस्फैक्शन मिलती है, वही यूफोरिया मिलता है, ठीक है, वही सेंस ऑफ वार्मथ मिलती है खुद के लिए। नेक्स्ट, परसिस्टेंस ऑफ अ हैबिट बियॉन्ड द एज ऑफ 4 ईयर्स, 4 साल तक ये हैबिट जो है वो नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा रहती है दैट इज़ रेफर्ड टू एज क्रॉनिक नॉन न्यूट्रिटिव सकिंग हैबिट, ऑलराइट। नेक्स्ट, थंब सकिंग ऑफन लीड्स टू व्हाट? देखो, थंब सकिंग से क्या होगा? ओपन बाइट हो जाएगी पहले तो। अगर बच्चा नॉर्मल टाइम से ज़्यादा थंब सकिंग कर रहा है तो ओपन बाइट का खतरा रह जाएगा। ओपन बाइट होगी तो उससे फेस विल बी लॉन्गर। सो 2 ऑप्शन बनेंगे हमारे, फेस लॉन्ग and open bite. Prolonged thumb sucking leads to downward displacement of mandible, which alters the equilibrium between the posterior teeth and causing their excessive eruption. ठीक है। 1 millimeter of the elongation of the teeth posteriorly opens the bite anteriorly by 2 millimeters. अगर मोलर 1 mm ज़्यादा ऊपर खुल जाता है, एक्सट्रूड कर जाता है, तो हमारी आगे की बाइट जो है वो 2 मिलीमीटर से खुल जाएगी, ठीक है। एंटीरियर ओपन बाइट इज कॉज ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ इरप्शन बाय द डिजिट और थंब सकिंग, ठीक है, एंड अपर एंटीरियर टीथ एंड एक्सेसिव इरप्शन ऑफ पोस्टीरियर टीथ। अपर एंटीरियर टीथ की जो इरप्शन है उसमें इंटरफेरेंस होगी क्योंकि थंब बीच में आ रहा है, पैसिफायर बीच में आ रहा है, और जो लोअर और जो पोस्टीरियर दांत है वो कांटेक्ट में नहीं आएंगे, उसकी वजह से दे विल एक्स्ट्रा इरप्ट, ठीक है, ओवर इरप्ट कर जाते हैं वो। Other effects of thumb sucking include flared or spaced maxillary incisors, proclined upper incisors, lingually positioned lower incisors, narrow upper arch, V-shaped upper arch, posterior crossbite हो जाती है, posterior crossbite, development of tongue thrust, ठीक है। More than 6 hours of thumb sucking or overnight placement of tongue causes significant malocclusion in the patient or in the person. Next, eruption hematoma is generally associated with what? Eruption hematoma is generally associated with primary maxillary second molar eruption, ठीक है। जो हमारा E होता है, E की eruption के साथ eruption hematoma maximum linked होता है, ठीक है। A bluish purple elevated area of the tissue commonly called as eruption hematoma occasionally develops a few weeks before the eruption of primary or permanent tooth. The blood-filled cyst is most frequently seen in primary second molar or the permanent first molar region. E या फिर 6 के region में ये चीज़ दिखाई देती है. This fact substantiates the belief that the condition develops as a result of trauma to tissue during function. Usually the tooth breaks through the tissue within the few days and the hematoma subsides. Because the condition is almost always self-limiting, the treatment is rarely necessary. क्योंकि सेल्फ लिमिटिंग है, दांत निकल जाएगा बाहर तो ये खुद ही सबसाइड कर जाएगा, तो इसमें कोई ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती, बस हमें वेट एंड वॉच करना होता है. ऑल्सो द इरप्शन सिक्वेस्ट्रम, जो कि एक स्मॉल एल्वियोलर आइसोलेटेड फ्रेगमेंट होता है, ठीक है, एल्वियोलर बोन का स्मॉल आइसोलेटेड फ्रेगमेंट डेड बोन का, सिक्वेस्टर्ड बोन का, उसको बोलते हैं इरप्शन सिक्वेस्ट्रम,
ठीक है, दैट फॉर्म्स ओवर द क्राउन ऑफ एन इरप्टिंग परमानेंट टूथ, ठीक है। दिस सीक्वेस्ट्रम it occasionally is seen in children at the time of eruption of permanent first molar, that is 6. It is a tiny spicule or a non-viable bone overlying the crown of erupting permanent molar just before the emergence of the tips of the cusps through the oral mucosa. Studies have reported that they are composed of dentine. Eruption sequestrum dentine का बना होता है, ठीक है, सीमेंटम का बना हो सकता है या फिर सीमेंटम मटेरियल का बना हो सकता है टोटली, ठीक है, जिसमें कि जो कैल्शियम फॉस्फोरस रेशो जो होती है वो हायर होती है रादर देन नॉर्मल ऑसियस टिश्यू। नॉर्मल जो बोन है उससे हायर कैल्शियम फॉस्फोरस रेशो होती है इस इरप्शन सीक्वेस्ट्रम के अंदर। अ टूथ इरप्ट्स एंड द कस्प्स इमर्जेस, ये जो फ्रेगमेंट है वो सीक्वेस्ट्रेट कर जाता है, नीचे से दांत इरप्ट कर रहा है, ऊपर एल्वियोलर बोन का एक छोटा सा फ्रेगमेंट रह जाता है जो कि धीरे धीरे सीक्वेस्ट्रेट कर जाता है यानी डेड बन जाता है, ठीक है। Next, when a dentist starts with easy task first and proceed to difficult tasking, it is called as what technique? देखो, this technique is known as desensitization, ठीक है। desensitization में क्या है कि बच्चे को हम डराना, जो उसका डर है उसको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले ईजी काम हम पहले कर लेंगे ताकि बच्चा कॉम्प्लाई हमारे साथ ईजीली कर ले, ठीक है। अब कॉम्प्लाइंस इंक्रीज करेगी तो हम डिफ़िकल्ट टास्क भी बच्चे से करवा सकते हैं ईजिली। अगर डिसेंसिटाइजेशन ऑप्शन नहीं है तो अगला ऑप्शन हमारे पास आता है बिहेवियर शेपिंग, ठीक। बिहेवियर शेपिंग इज़ द प्रोसीजर बाय विच स्लोली वी डेवलप अ रीइंफोर्सिंग बिहेवियर, ठीक है। बच्चे को हम छोटा सा काम करवाएंगे, उसके बाद उसको कुछ चीज़ देंगे जो कि उसे एक रिवॉर्ड फील होगा, ठीक है, एंड दैट रिवॉर्ड विल स्टिमुलेट द रिस्पॉन्स इन द चाइल्ड, ठीक है। फॉर दिस रीज़न इट इज़ कॉल्ड एज स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। जो बिहेवियर सिमुलेशन थ्योरी होती है या बिहेवियर शेपिंग थ्योरी होती है, दैट इज़ नोन एज स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। हम कुछ दे रहे हैं, काम दे रहे हैं, बच्चे ने काम कंप्लीट किया, हम उसके बदले उसको टॉफ़ी वगैरह कुछ दे रहे हैं, कुछ उसे अवार्ड मिल रहा है कुछ काम करने के लिए, शांत बैठने के लिए कुछ अवार्ड मिल रहा है, स्टिकर मिल रहे हैं, दैट इज़ बिहेवियर शेपिंग। अगली बार आएगा बच्चा तो और ज़्यादा कंप्लाई करेगा जस्ट फॉर दैट स्टिकर। Next, let's talk about what's desensitization. It involves gradually exposing the patient to dental situations in a hierarchy. सबसे पहले हम उसको सिर्फ मिरर से देखेंगे, उसको पहले दिन जाने देंगे, दूसरी बार स्पून एक्सकवेटर से यूज़ करके दिखाएंगे, ठीक है, ताकि उसकी एंग्जाइटी कम हो सके। ऐसी चीज़ें जो एंग्जाइटी बढ़ाएंगी उन्हें हम कम कर सकें, दैट इज़ नोन एज डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक। वोल्पीज टेक्निक होती है, WOLPES टेक्निक, इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक एंड इज़ बेस्ड अपॉन रिलैक्सेशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 सेट ऑफ एक्टिविटीज़ रखते हैं। पहली में क्या करेंगे, वी एनकरेज द पेशेंट टू डिस्कस द स्टेटस ऑफ फियर एंड एंग्जाइटी इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट अ हायरार्की ऑफ फियर्ड डेंटल सिचुएशंस फ्रॉम लीस्ट टू मोस्ट प्रोवोकिंग एंग्जाइटी सिचुएशंस, ठीक है। हम उसे अगर उसको दांत निकालने की ज़रूरत है, एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत है, तो वो हम डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट नहीं कर देंगे। पहली बार हम उसके दांत देखेंगे, शीशे से देखेंगे कि आपका खाना फंसा हुआ है, दूसरी बार थोड़ी सी स्केलिंग कर देंगे, तीसरी बार एंग्जाइटी बहुत कम हो चुकी होगी क्योंकि बच्चा जो है वो आपके साथ थोड़ा बहुत घुल मिल गया होगा, ठीक है। तो थर्ड टाइम इट विल बी ईजियर टू एक्सट्रैक्ट द टूथ, ठीक है। सेकेंड हमारे पास इसमें स्टेप आता है, दैट इज़ टीच द पेशेंट रिलैक्सेशन टेक्निक्स। द मोस्ट कॉमन यूज टेक्निक्स आर ब्रीदिंग एंड मसल रिलैक्सेशन। लंबे लंबे सांस लेने को बोलेंगे, बात करने को बोलेंगे, ठीक है। द फाइनल स्टेप इज टू ग्रेजुअली एक्सपोज द पेशेंट टू हायरार्की ऑफ सिचुएशंस फ्रॉम लीस्ट एंग्जाइटी प्रोमोटिंग टू मोस्ट एंग्जाइटी प्रोमोटिंग, ठीक है। इसमें एक टेक्निक आती है, दैट इज टेल शो डू। दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय एडल्स्टन इन 1959। किसने करी थी, एडल्स्टन ने करी थी 1959 में। इट इज़ अ सीरीज ऑफ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशंस, दैट इज़ द टेक्निक इन्वॉल्व्स वर्बल एक्सप्लेनेशन। पहले आप कुछ भी चीज़ उठा रहे हो उसको पहले टच करके दिखाओ कि भाई ये चीज़ ये है, ठीक है। उसको डेमोन्स्ट्रेट करो कि आप कैसे इसको करोगे। ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी, टैक्टाइल सेंसेशन से उसको डेमोन्स्ट्रेट करो, टच करके दिखाओ, ठीक है। नॉन थ्रेटनिंग शो करो उस चीज़ को, जो भी हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसको नॉन थ्रेटनिंग शो करो। उसके बाद उसको पेशेंट का ध्यान थोड़ा डेविएट कर जाएगा, डेविएट करो उसका ध्यान, थोड़ा बातें में लगाओ, उसके बाद अपना प्रोसीजर करो। दैट इज़ नोन एज टेल शो डू टेक्निक। नेक्स्ट इज़ मॉडलिंग टेक्निक। अगर टेल शो डू से भी नहीं मान रहा तो मॉडलिंग टेक्निक। मॉडलिंग में क्या है कि एक दूसरा कंप्लायंट बच्चा जो है उसे हम कलेक्ट करते हैं या फिर उसे उसके ऊपर करके दिखाते हैं कोई चीज़। इट वॉज मॉडलिंग टेक्निक वॉज गिवन बाय बंडूरा इन 1969। क्या नाम था, बंडूरा। इट वॉज डेवलप्ड फ्रॉम सोशल लर्निंग प्रिंसिपल,
ठीक है, मतलब सोशल लर्निंग से बच्चा कैसे खुद को शांत करता है वो उसके ऊपर मॉडलिंग टेक्निक डेवलप थी. इट इन्वॉल्व्स अलाउइंग द पेशेंट टू बी मोर ऑब्जर्वेंट फॉर 1 or 2 इंडिविजुअल्स और मॉडल्स हु डेमोन्स्ट्रेट अ पॉजिटिव बिहेवियर. कि देखो इसके ऊपर हमने करके दिखाया तो बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ, तो बच्चे का अंदर का थोड़ा एंग्जाइटी कम हो जाती है. देयरफॉर द पेशेंट विल फ्रीक्वेंटली इमिटेट द मॉडल्स बिहेवियर व्हेन प्लेस्ड इन अ सिमिलर सिचुएशन. Modeling can be done by giving a live model or a sibling or the parent of the child can be also a model. ठीक है, इसके अलावा उसको कोई फिल्म दिखाई जा सकती है. ठीक है, दैट कैन ऑल्सो बी अ मॉडल. पोस्टर भी एक मॉडल की तरह काम करते हैं और ऑडियो विजुअल एड्स भी हमारे पास मॉडल की तरह काम करते हैं. नेक्स्ट, इन अनग व्हाट इज सीन एंड दैट इज़ नॉट सीन इन डी स्क्वामेटिव जिंजिवाइटिस. देखो अनग और डी स्क्वामेटिव जिंजिवाइटिस का बेसिक डिफरेंस पूछ रहा है. फाउल स्मेल अनग में प्रेजेंट होती है. एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस में फाउल स्मेल विल बी प्रेजेंट, बट इट इज़ एब्सेंट इन डी स्क्वामेटिव जिंजिवाइटिस. फाउल स्मेल इज एब्सेंट इन डी स्क्वामेटिव जिंजिवाइटिस. लेट्स गो विद द थ्योरी. अनग, it is acute necrotizing ulcerative gingivitis, and second is DG, that is desquamative gingivitis. Desquamative gingivitis is characterized by erythematous gingiva, desquamation and erosion of gingival epithelium, और इसके साथ साथ इसमें blister formation होता है. It is common clinical manifestation in several diseases like contact allergic reactions to various oral hygiene products and chemical agents. ठीक है, ये डिस्क्वामेटिव जिंजिवाइटिस करा देते हैं. बेसिकली डिस्क्वामेशन और इरोजन हो जाती है जिंजाइवल एपिथेलियम की और ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाती है, लेकिन इसमें बदबू नहीं आती पेशेंट के मुंह से. सेकंड आता है अनग, दैट इज़ एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस. ये एक पेनफुल फाउल स्मेलिंग इन्फेक्शन होता है इन द गम्स. ठीक है, अब इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन वाली चीज़ें आएंगी इसके अंदर. फीवर होगा, फाउल स्मेल आएगी, बंदे को इल फीलिंग आती रहेगी, बंदे बीमार फील होगा. कैरेक्टरिस्टिक पंच्ड आउट लीजन्स या पंच्ड आउट क्रेटर लाइक डिप्रेशन दिख जाते हैं इसमें. ठीक है, इन द इंटरडेंटल पैपिले, एट द क्रेस्ट ऑफ इंटरडेंटल पैपिले दीज आर कॉमन. अनग के जो लीजन होते हैं वो पंच्ड आउट क्रेटर लाइक होते हैं और क्रेस्ट ऑफ इंटरडेंटल पैपिले के ऊपर ज़्यादा कॉमन होते हैं. इंटरडेंटल पैपिले से वो मार्जिनल जिंजाइवा के ऊपर एक्सटेंड कर जाते हैं एंड दे रेयरली गो टू अटैच जिंजाइवा एंड ओरल मिकोजा. ठीक है, मार्जिनल जिंजाइवा और इंटरडेंटल पैपिला के ऊपर ज़्यादा होंगे. द सर्फेस ऑफ द जिंजाइवल क्रेटर इज कवर्ड बाय ग्रे pseudomembranous slough-like material that is demarcated from the remainder of the gingival mucosa and a pronounced linear erythema यहाँ पे देखा जाता है. ठीक है, एक बिल्कुल डिस्टिंक्ट लीनियर एरिथमेटस टिश्यू देखा जाएगा, लाल टिश्यू देखा जाएगा, बिल्कुल हाईली ब्लड फिल्ड रेडिश टिश्यू देखा जाएगा. उसके साथ साथ एक ग्रेइश सूडोमेम्ब्रेनस स्लफ लेयर देखी जाएगी. ठीक है, ये अनग के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. What is true statement regarding the pathogenicity of the periodontal microorganism? देखो, पैथोजेनिसिटी को नापने के लिए हम LPS का सहारा लेते हैं of the living bacteria. This is the true statement. All right, let's go with the explanation. Porphyromonas gingivalis, that is P. gingivalis, it is a gram-negative anaerobic bacteria that causes chronic periodontitis. Gram-negative है P. gingivalis. ठीक है, it produces high levels of lipopolysaccharide, that is LPS. ठीक है, ये टॉक्सिक आउटर मेम्ब्रेन कंपोनेंट है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का. LPS इज अ टॉक्सिक आउटर मेम्ब्रेन कंपोनेंट ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ठीक है, एंड इट्स एक्टिव पार्ट इज लिपिड ए. LPS का एक्टिव पार्ट जो होता है दैट इज लिपिड ए. लिपिड ए एक टॉक्सिक सिग्नलिंग पोर्शन है LPS मॉलिक्यूल का. अब ये LPS ए क्या करता है? LPS ए विल डू, इट विल डिले द न्यूट्रोफिल एपोप्टोसिस. मतलब न्यूट्रोफिल्स की जो प्रोग्राम सेल डेथ है, न्यूट्रोफिल हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सेल्स होते हैं, उनकी एपोप्टोसिस डिले कर देता है. तो इनडायरेक्टली ये जो लिम्फोसाइट इन एपोप्टोसिस होती है, लिम्फोसाइट सेल्स जो होते हैं पुराने वाले, उनको ज़्यादा प्रोड्यूस कराना शुरू कर देता है. ठीक है, क्योंकि पुराने लिम्फोसाइट की एपोप्टोसिस नहीं होने देगा और उस जगह पे न्यूट्रोफिल्स का लेवल बढ़ाता रहेगा, जिससे बॉडी को लगेगा कि वहाँ पे इन्फ्लामेशन है. ठीक है, इससे जो बॉडी की इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस होते हैं जैसे IL-1 बीटा, इंटरल्यूकिन 1 बीटा, ये एक प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर होता है. और TNF अल्फ़ा जो होता है, ठीक है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा, ये मेजर इन्फ्लामेशन प्रोड्यूसिंग साइटोकाइन होती है. और इसके साथ साथ इंटरल्यूकिन 8, ये न्यूट्रोफिल अटैकिंग कीमोकाइन होती है. ठीक है, ये सब न्यूट्रोफिल से रिलीज़ करवाता रहता है. ये स्टिमुलेशन से मेनली TLR
TLR2 जीन निकलती है, ठीक है। ये TLR2 से चलती है। टोल लाइक रिसेप्टर 2 होता है जो कि बैक्टीरियल रिकॉग्निशन रिसेप्टर के ऊपर काम करता है, इम्यून सेल्स के ऊपर। इससे कि इम्यून सिस्टम स्क्यूड हो जाता है, मतलब इम्यून सिस्टम्स बिकम्स इनइफेक्टिव फॉर बैक्टीरियल क्लियरेंस, जिससे कि बैक्टीरिया सर्वाइव्स फॉर लॉन्गर टाइम एंड इन्वेड्स द स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम हमें पता है कि एक प्रोटेक्टिव ओरल लाइनिंग होती है जो कि जो हमारा माउथ है उसके अंदर प्रोटेक्शन का काम कर रही होती है। बाय प्रोलॉन्गिंग द न्यूट्रोफिल सर्वाइवल बट एक्टिवेटिंग इम्प्रॉपरली, न्यूट्रोफिल्स का क्या कर रहा है, बेसिकली न्यूट्रोफिल का इम्प्रॉपर सर्वाइवल जो है उसे प्रमोट कर रहा है। उससे ये बाकी सारे इंटरल्यूकिन्स, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, TLR2 जीन, इन सभी के ऊपर काम करके बेसिकली उस जगह पे इन्फ्लामेशन लॉन्ग लास्टिंग बना रहा है, ठीक है, जहाँ पे भी एक्ट करेगा। पोरफायरोमोनास जिंजिवालिस उस जगह पे इन्फ्लामेशन के जो सिम्टम हैं उन्हें ज़्यादा करता रहता है, जिससे कि अब इन्फ्लामेशन के सिम्टम ज़्यादा होंगे तो प्रोग्रेसिव डैमेज विल बी मोर ऑफ द सराउंडिंग पेरियोडोंटल बोन एंड पेरियोडोंटल टिश्यूज़। Next, the microorganism that is found in acute periapical inflammation is what microorganism? Fusobacterium and Peptostreptococcus. They both are microorganisms found in acute periapical inflammation. Fusobacterium and Peptostreptococcus. An acute infection is characterized by increased bacterial metabolism plus non-regulated multiplication of cells. जो कि मैक्सिमम बैक्टीरिया के होते हैं। बैक्टीरिया का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर जाता है और नॉन रेगुलेटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स हो जाती है। द बॉडी रिस्पॉन्स इज रैपिड एंड मेनली अनस्पेसिफिक एंड देयर आर न्यूट्रोफिल्स ग्रैनुलोसाइट्स दैट आर प्रीडोमिनेटिंग इन द पेरियापिकल एरिया। द माइक्रोबियल कंपोजिशन इन द एक्यूट एंडोडोंटिक इन्फेक्शंस विद पेरियापिकल एब्सेस and presence of pus are species of Peptostreptococcus, species of Prevotella, species of Fusobacterium, ये सारे प्रिवेल कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, क्योंकि ये पस बन चुकी है तो वो एनारोब्स की तरफ जा चुका है, ठीक है, सेकेंडरी कॉलोनाइजेशन हो चुकी है, तो वहाँ पे माइक्रो एरोफिलिक रॉड्स हो सकती हैं प्लस माइक्रो एरोफिलिक कोकाई हो सकते हैं। एरोबिक भी हो सकते हैं, एनारोबिक भी हो सकते हैं, बट मोर प्रेवलेंस इज फॉर ग्राम नेगेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। और पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस होता है, फ्यूजोबैक्टीरियम होता है एंड प्रेवोटेला होता है, ये तीन होते हैं। नेक्स्ट, विच फ्लैप इज यूज इन रिकंस्ट्रक्टिव पेरियोडोंटल सर्जरी? देखो, पेरियोडोंटल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में वी ऑलवेज गो फॉर पैपिला प्रिजर्वेशन फ्लैप। मतलब ऑलवेज तो नहीं कह सकते, बट पैपिला हमें हमेशा प्रिजर्व करना चाहिए। एंटायर पैपिला इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू वन ऑफ द फ्लैप्स। मान लो ये पूरा हमारा जिंजाइवा चल रहा है, तो हम कभी भी पैपिला को बीच से नहीं काटते, ठीक। विल गो फ्रॉम वन साइड और ऐसे पूरा पैपिला एक साथ उठाएंगे हम। इंडिकेशंस जहाँ पे हम एस्थेटिक रीजन जो है वो सबसे ज़्यादा कंसर्न में है, वहाँ पे हम ऐसा करते हैं, नहीं तो रिसेशन बहुत ज़्यादा होती है। वेयर बोन रीजनरेशन अटेम्प्ट्स आर टू बी अटेम्प्टेड, हाँ, जहाँ हम बोन रीजनरेशन करवाना चाह रहे हैं वहाँ पे भी हम पैपिला प्रिजर्व करके रखते हैं, ताकि जब ये रिसीड करे, हीलिंग के टाइम जब रिसीड करे तो कम से कम रिसीड करे और उस जगह का एस्थेटिक्स प्लस ब्लड सप्लाई प्लस न्यूट्रिएंट्स सप्लाई वो सारी मेंटेन रहे, ठीक है, प्लस जो सॉफ्ट टिश्यू कवर जो है वो भी मेंटेन रहे। दिस इज नोन एज अ पैपिला प्रिजर्वेशन फ्लैप। Next, plaque formation at night is increased or decreased by how much? Plaque formation at night is decreased by 50% due to decreased saliva secretion, ठीक है। सलाइवा की डिक्रीज सिक्रीशन की वजह से प्लाक फॉर्मेशन भी 50% कम हो जाती है। See, during the night, the plaque growth rate is reduced by some 50%. This seems surprising because one would expect that reduced plaque removal and decreased salivary flow at night would enhance the plaque growth. मगर ऐसा नहीं होता, कम सलाइवा की वजह से plaque growth enhance नहीं होती है। The fact that supragingival plaque it contains the nutrients that are mainly supplied from the saliva, ठीक है, जो उसके अंदर आयंस होते हैं वो मेनली सप्लाई होते हैं थ्रू द सलाइवा, सो इट अपीयर्स टू बी ऑफ ग्रेटर सिग्निफिकेंस देन द एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ द सलाइवा, ठीक है। अगर सलाइवा रिड्यूस हो रहा है तो प्लाक की फॉर्मेशन भी रिड्यूस हो जाती है, ऑलराइट। एंड इन नाइट इट इज डिक्रीज्ड बाय 50% अप टू 50% ड्यू टू डिक्रीज सलाइवा सिक्रीशन। देखो, आइडियली अगर नॉर्मल हेल्दी एडल्ट की बात करें तो उसमें 80 to 90% सलाइवा सिक्रीशन डिक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग नाइट,
ठीक है. डे टाइम फ्लो इज 0.3 to 0.4 ml per minute at rest. Night time flow is 0.05 approximately to 0.1 ml per minute. ठीक है, तो इतना रिड्यूस हो जाता है बिकॉज ऑफ द रिड्यूस पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी. देखो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी हमारी इनवॉलेंट्री होती है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है. ये ज़्यादातर रेस्ट और डाइजेस्ट मोड पे ही काम करती है, जैसे सलाइवेशन हो गया, डाइजेशन हो गई, यूरिनेशन हो गई, स्लोइंग ऑफ द हार्ट रेट हो गई. ये सारी चीज़ें जो है वो पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट, नो पेरियोडोंटल चेंजेस आर सीन इन व्हाट कंडीशन. तो हमारे पास 4 कंडीशंस दी हैं. फर्स्ट इज कोहेन सिंड्रोम. कोहेन सिंड्रोम में पेरियोडोंटल चेंजेस होते हैं. एहलर-डैनलॉस सिंड्रोम, एहलर-डैनलॉस सिंड्रोम, इसमें पेरियोडोंटल चेंजेस होते हैं. हिस्टीयोसाइटोसिस सिंड्रोम, इसमें पेरियोडोंटल चेंजेस होते हैं. द फोर्थ दैट इज मार्फन सिंड्रोम. मार्फन सिंड्रोम में पेरियोडोंटल चेंजेस आर नॉट सो मच सीन. मार्फन सिंड्रोम इज अ मल्टी सिस्टमिक डिजीज वेयर लोकलाइजेशन एंड डिग्री ऑफ सिम्टम्स एंड दे आर इंडिविजुअली डिफरेंट. मतलब हर एक इंडिविजुअल में मार्फन सिंड्रोम के जो सिम्टम है वो कुछ ना कुछ डिफरेंस शो करते हैं. सम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्फन सिंड्रोम, दैट इज़ अ पॉजिटिव रिस्ट साइन, टॉल स्टेचर. ठीक है, पॉजिटिव रिस्ट साइन होता है और टॉल स्टेचर होता है. पॉजिटिव रिस्ट साइन का मतलब है कि जो अंगूठा होता है दैट इज़ एबनॉर्मली लार्ज, द थंब इज़ एबनॉर्मली लार्ज. इतना लंबा थंब होगा कि वो पूरे हाथ को ही लपेट ले. ठीक है. कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन देखी जाती है, मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स देखा जाता है. दीज आर द मेजर कॉजेज, और ये मेजर चीज़ें होती हैं जो मार्फन सिंड्रोम में देखी जाती है. स्पेशली ऑर्टिक डाइसेशन और ऑर्टिक रप्चर्स आर द मेजर कॉजेज ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टैलिटी इन दिस पेशेंट. ऑर्टा जो है रप्चर कर जाती है, उसकी वजह से मोर्टैलिटी हो जाती है. मॉर्बिडिटी, मोर्टैलिटी इज ड्यू टू देम. हाउएवर मार्फन सिंड्रोम पेशेंट्स डू नॉट रिवील मोर पेरियोडोंटल डैमेज. इनमें पेरियोडोंटल डैमेज इतना नहीं दिखाई देता, लेकिन इनमें पेरियोडोंटाइटिस जो होती है वो एग्रेसिव पेरियोडोंटाइटिस होती है. ठीक है, ये फ्रीक्वेंटली एग्रेसिव पेरियोडोंटाइटिस से सफ़र करते हैं. नेक्स्ट, द रिटेंशन ऑफ पेरियोडोंटल ड्रेसिंग इज डन बाय व्हाट मेथड. देखो मैकेनिकल मेथड, जैसे कि हमारे पास होता है कोपैक, उससे हम पेरियोडोंटल ड्रेसिंग को उसकी जगह पे टिका के रखते हैं. पेरियोडोंटल ड्रेसिंग्स आर यूजुअली केप्ट एट द प्लेस बाय मैकेनिकली लॉकिंग द ड्रेसिंग in the interdental spaces and joining lingual and facial portions of the dressing. In isolated teeth, when several teeth in the arch are missing, the retention of the dressing may be difficult. For this purpose, जब बहुत सारे दांत मिसिंग है तो बीच में इंटरलॉकिंग के लिए हमारे पास interdental spaces नहीं मिलेंगे, तो इस पर्पस के लिए हम splints देते हैं प्लस stents देते हैं. that can be used. The placement of dental floss tied loosely around the teeth, it enhances the retention of the dressing. ठीक है, सो दिस इज अ मैकेनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ. नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन बोनी डिफेक्ट अमंग द फॉलोइंग इज व्हाट. सो टू वॉल डिफेक्ट इज द मोस्ट कॉमन बोनी डिफेक्ट. ठीक है, 2 वॉल डिफेक्ट होता है, 3 वॉल होता है, कॉम्बिनेशन होता है और 1 वॉल डिफेक्ट होता है. उन सब में से 2 वॉल डिफेक्ट जो है सबसे ज़्यादा कॉमन बोनी डिफेक्ट है. अगर क्रोनोलॉजी की बात करें तो 2 वॉल डिफेक्ट इज मोस्ट कॉमन, उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन में हमारे पास 1 वॉल डिफेक्ट प्लस 3 वॉल डिफेक्ट चलता है. ठीक है, उसके बाद आता है 1 वॉल डिफेक्ट, और 3 वॉल डिफेक्ट जो है दैट इज़ द लीस्ट कॉमन. 3 वॉल डिफेक्ट इज द लीस्ट कॉमन ऑफ दीज 4. नेक्स्ट, द रेट्रोमोलर पैड एरिया, इट कंटेन्स ऑल एक्सेप्ट. तो इसमें क्या क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं. फर्स्ट, इट कंटेन्स सुपीरियर कंस्ट्रक्चर, इट कंटेन्स द बक्सिनेटर. रेट्रोमोलर पैड एरिया के अंदर बक्सिनेटर भी होगा. इट कंटेन्स द टेम्पोरल टेंडन. ठीक है, टेम्पोरल टेंडन भी होता है, लेकिन रेट्रोमोलर पैड एरिया में वी डू नॉट हैव द मैसेटरिक मसल. ओके, the retromolar pad is a triangular pad of the soft tissue at the distal end of the lower ridge. Its mucosa is composed of thin non-keratinized epithelium, and in addition to the loose alveolar tissue, its submucosa contains glandular tissue. ठीक है, fibers of buccinator and superior constrictor muscles are present. The pterygomandibular raphe and the terminal part of the tendon of temporalis muscle are present. Terminal part of tendon of temporalis muscle plus pterygomandibular raphe is present. The action of these muscles that limits the extent of denture and prevents the placement of extra pressure on the distal part of the retromolar pad area during impression procedures. Because of this, the denture base should extend approximately 1/2 to 2/3 over the retromolar pad area. ठीक है, 2/3 is almost the maximum कि जहाँ पे रेट्रोमोलर पैड एरिया तक आप उसको रखते हो.
नेक्स्ट, मैक्सिमम टॉर्क बाय हैंड दैट इज गिवन इन एन इम्प्लांट इज हाउ मच? तो 20 to 30 न्यूटन सेंटीमीटर हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क होती है जो हम हाथों से, जो स्क्रू कसने वाला टॉर्क इंस्ट्रूमेंट होता है उससे देते हैं, ठीक है. दैट इज, लेट्स गो विद थ्योरी. मैक्सिमम टॉर्क बाय हैंड बाय अ मेल डेंटिस्ट इज 28 न्यूटन्स. By a female dentist, at an average it was noted to be 22 newtons. ठीक है. And maximum torque by hand average of male and female is 24 newtons. Next question is, when retention is obtained from the lingual rest seat, it functions as what? Rest seat क्या function करती है? The rest seat, it functions as a reciprocal arm. Okay. Let's go with the theory. In RPA clasp design, that is rest proximal plate, Akers clasp design that is used in removable partial dentures, an auxiliary rest or auxiliary additional rest, ठीक है, एडिशनल ऑक्लूजल रेस्ट बनाई जाती है. एक स्मॉल मेटल का पीस होता है जो कि च्यूइंग सरफेस पे डाला जाता है ऑफ द डेंचर, जो कि दांतों के बीच में नहीं होना चाहिए, ऑक्लूजन में नहीं आना चाहिए. इट कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ द रेसिप्रोकल आर्म ऑफ द क्लैस्प. ठीक है, रेसिप्रोकल आर्म हम यूजुअली देते हैं जो कि एक रिजिड पार्ट होता है जो कि काउंटरएक्ट करता है पुलिंग फोर्सेस ऑफ द रिटेंटिव क्लैस्प. जब क्लैस्प पुल कर रहा होता है तो उसको काउंटर करने के लिए रेसिप्रोकल आर्म होती है. तो इस पूरी एनसर्कलमेंट को कम करने के लिए 180 डिग्री एनसर्कलमेंट, देखो ये हमारे पास लगा क्लैस्प, ये हमने दी रेसिप्रोकल आर्म. अब रेसिप्रोकल आर्म नहीं देनी है तो उसकी जगह हम ऑक्लूजल रेस्ट की देते हैं, ठीक है, ताकि डिसलॉजमेंट कम हो. एज लॉन्ग एज द रेस्ट इज पोजिशन सो दैट इट प्रोड्यूसिंग द सेम स्टेबलाइजिंग इफेक्ट. इसे इस तरह से प्रोड्यूस करना है कि जब दांत मिले तो ये सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे रिटेंशन के लिए. ठीक है, द रेस्ट सीट इटसेल्फ वर्क एज अ रेसिप्रोकल रेस्ट. ठीक है, रेस्ट सीट विल इटसेल्फ वर्क एज अ रेसिप्रोकल रेस्ट, दैट इज द रिजिड कंपोनेंट दैट रेजिस्ट द बैलेंस ऑफ फोर्स ऑफ रिटेंटिव आर्म ड्यूरिंग इंसर्शन एंड रिमूवल, thereby maintaining the stability and protecting the abutment tooth without needing a separate reciprocal clasp arm. Next, what is not true for custom impression tray? देखो custom impression tray के लिए true क्या है? सबसे पहले custom tray it reduces the compressibility of the impression material. ठीक, क्योंकि वो snugly fit करने की कोशिश करेगा. Custom tray adhesive is used prior to impression making and is not interchangeable in कस्टम ट्रे इंटरचेंजेबल नहीं होते. पॉलीईथर डजंट रिक्वायर अ कस्टम ट्रे, दैट इज ऑल्सो ट्रू. लेकिन चौथा ऑप्शन जो कि ट्रू नहीं है, कस्टम ट्रे एसेंशियल व्हेन डीप अंडरकट्स आर प्रेजेंट. ठीक है, जब डीप अंडरकट प्रेजेंट है तो ये कह रहे हैं कि कस्टम ट्रे एसेंशियल होती है, बट दिस इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट. इट इज़ अ सिंपल थिंग कि अगर हम कस्टम ट्रे यूज़ कर रहे हैं और एक अंडरकट प्रेजेंट है तो जब हम इम्प्रेशन लेंगे तो यहाँ पे डिस्टॉर्शन का चांस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हम पतला मटेरियल यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे होंगे, जैसे कि ग्रीन स्टिक हो गई. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए वी यूज़ अ नॉर्मल इम्प्रेशन ट्रे जो कि यूनिवर्सल आती हैं, उन्हें यूज़ करेंगे. ठीक है, या स्टॉक ट्रेज को यूज़ करेंगे ताकि हमारी थिकनेस कंट्रोल की जा सके, मटेरियल की बेटर एक्यूरेसी हो सके और डिस्टॉर्शन ऐसे अंडरकट्स पर कम से कम रहे. लेट्स गो विद द थ्योरी. द यूज़ ऑफ कस्टम ट्रेज फॉर पॉलीईथर and addition silicone impressions is not critical since these materials are stiffer and they have less polymerization shrinkage than polysulfide material. ठीक है, note that the use of less material in a custom tray reduces the compressibility of the impression, which can make the removal of the impression tray more difficult. Okay, when severe undercuts are present, the use of custom tray should be avoided. The stock tray should be rigid, thereby minimizing the flexure of tray during impression making. Prior to making an impression, a uniform thickness of tray adhesive is applied onto the tray surface, extending over its edge, and it's allowed to dry through evaporation of the solvent. A slightly roughened surface of the tray will increase the adhesion. That is, the tray adhesives are not interchangeable among different type of materials. ठीक है, जैसे मान लो हम एक impression material यूज़ कर रहे हैं और ट्रे के ऊपर हमने बॉर्डर बनाने के लिए ऊपर कुछ मटेरियल लगा दिया. अब ये मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो इंप्रेशन कंपाउंड के साथ इंटरचेंजेबल या फिर इंप्रेशन कंपाउंड के साथ रिएक्ट ना करे. ठीक है, जैसे वैक्स लगा दी, वैक्स का एक बॉर्डर बना दिया, वो लगा सकते हैं. ठीक है, या फिर वैक्स के बॉर्डर को थोड़ा रफन कर सकते हैं या उसकी जगह कुछ और चीज़ लगा सकते हैं. ठीक, बट हमें इस ऊपर वाली एज को, ये अंडरकट को पूरा रिकॉर्ड करना है. ठीक है. Next, the fundamental principle of waxing for class 2 metal restorations was developed by, answer is Payne in 1980. Fundamental principle of
in method of waxing for class 2 metal restorations. देखो, there are two waxed techniques for waxing of occlusal surface of restoration. First was developed by E.V. Payne, P-A-Y-N-E, इन्होंने डेवलप किया था पहला मेथड. सेकेंड वॉज डेवलप्ड बाय H.L. Lundeen, H.N. Lundeen, L-U-N-D-E-E-N. He promoted the same technique using wax of different color, each for different features. जैसे हम RPT डिज़ाइन में जो वैक्स यूज़ करते हैं वही वाला ये टेक्निक बता रहा है. यूजली एसोसिएटेड विद द कस्पल मार्जिनल ऑक्लूजल स्कीम. सेकेंड टेक्निक दैट वाज गिवन बाय P.K. थॉमस is mostly associated with cusp fossa occlusal scheme. देखो, cusp fossa occlusal scheme के लिए P.K. थॉमस, ठीक, और जो वैक्स टेक्निक फॉर ऑक्लूजल सरफेस ऑफ रेस्टोरेशन के लिए, वैक्सिंग ऑफ ऑक्लूजल सरफेस ऑफ रेस्टोरेशन, फर्स्ट टेक्निक वाज गिवन बाय E.V. पेन, सेकेंड टेक्निक वाज गिवन बाय H.L. Lundeen, H.L. Lundeen, L-U-N-D-E-E-N. नेक्स्ट, विच ऑफ दीज डज नॉट अकर इन अमलगम फिलिंग्स विद टाइम. ये कह रहा है कि कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ बीटा टू गामा 1 फेज, कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ बीटा टू गामा 1 फेज इज द रॉन्ग आंसर. ठीक है, let's go with the theory. The low copper alloy is usually mixed with mercury in the ratio of 1:1. alloy को हम 1:1 रेशो में मरकरी के साथ मिक्स करते हैं. This is an insufficient amount of mercury to consume all the alloy particles completely. Consequently, unconsumed particles are present in the set amalgam. Thus, a typical low copper amalgam is a composite in which there is a unconsumed particles that are embedded between the gamma 1 and gamma 2 phases. ठीक है, गामा 1 और गामा 2 phases के बीच में अनकंज्यूम पार्टिकल रहते हैं. द ग्रेटर द नंबर ऑफ अनकंज्यूम्ड सिल्वर टिन पार्टिकल्स retained in the final structure, the stronger the amalgam will be. The gamma 2 phase is the weakest and least stable in corrosive environment and may suffer the corrosive attack, especially in the cervical of the restorations. ठीक है, ये अमलगम रेस्टोरेशन में जो कोरोसिव अटैक होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन रहते हैं विद टाइम, क्योंकि गामा 2 फेज जो है वो वीकेस्ट होता है कोरोजन एनवायरनमेंट के अंदर. इफ़ द अमलगम इज़ प्रॉपरली इंसर्टेड द लीकेज डिक्रीजेज एंड द रेस्टोरेशन एजेस इन द माउथ. मतलब अगर प्रॉपरली उसको इंसर्ट किया गया है, प्रॉपर उसमें आइसोलेशन मेंटेन की गई है, प्रॉपर उसका मॉइस्चर मेंटेन किया गया है, मॉइस्चर नहीं जाने दिया गया है, सो इट विल रिमेन टिल एजेस इन द माउथ. This may be caused by the corrosion products that are formed and they interfere between the tooth and the filling, sealing the interface. जो corrosion product बनता है सरफेस और जो अमलगम सरफेस है और टूथ के बॉर्डर के बीच में, वो इसी सरफेस और बॉर्डर के बीच में फिल होके इसको सील आउट कर देता है, thereby preventing the leakage. ठीक है, बट इसके लिए उसको बेटर सीलिंग, मतलब पूरी आइडियल कंडीशन में उसको सील करना पड़ेगा. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कंप्लीट कन्वर्जन बीटा फेज़ का गामा 1 फेज़ में नहीं अकर करता है. ठीक है, क्योंकि बीटा फेज़ हमारे पास सिल्वर टिन अलॉय है जो कि अनरिएक्टेड कोर पार्टिकल्स हैं, जो कि जितने अनरिएक्टेड रह जाएंगे उतने वो मेन स्ट्रेंथ में हेल्प करेंगे. ठीक है, जो सिल्वर मरकरी का जो बनता है हमारे पास गामा 1 फेज़, वो मेन स्ट्रेंथ वाला फेज़ होता है. जो गामा 2 फेज़ होता है वो टिन और मरकरी का होता है, दैट इज़ अ वीक फेज़ ऑफ कॉपर अमलगम. ऑलराइट, इसीलिए अनरिएक्टेड बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं, अनरिएक्टेड बीटा फेज़ के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द अमलगम. ठीक है, जो भी हम बना रहे हैं उसको पुट कर रहे हैं इन द कैविटी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ डज नॉट कम्प्लीटली चेंज इनटू गामा 1 फेज़. बीटा फेज़ से कम्प्लीटली गामा 1 फेज़ में नहीं चेंज करता. और एक और रीज़न होता है कि मरकरी अलॉय जो है बनता, जो मरकरी अलॉय का एक रिएक्शन होता है वो सिर्फ सरफेस पे हो रहा है. पार्टिकल पूरा होली मरकरी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, सिर्फ सरफेस पे जहाँ जहाँ पे मरकरी टच करेगा पार्टिकल के साथ वहीं पे मरकरी जो है वो रिएक्ट करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ एक्सेलरेटर पेस्ट. क्वेश्चन पढ़ना, एक्सेलरेटर पेस्ट का कौन कंस्टिट्यूएंट नहीं है ऑफ द जिंक ऑक्साइड इम्प्रेशन पेस्ट. चारों हमारे पास जिंक ऑक्साइड इम्प्रेशन पेस्ट के अंदर ही होते हैं. एक एक्सेलरेटर का है, एक बेस का है. ठीक है, पहले एक्सेलरेटर की बात कर लेते हैं. लैरोनिन, सिलिका, गम, दीज आर ऑफ एक्सेलरेटर. ठीक है, लेकिन उसमें वेजिटेबल ऑयल जो है एक्सेलरेटर में प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है, लेट्स गो विद द कॉम्पोजिशन. फर्स्ट इज ट्यूब नंबर 1, दैट इज बेस. बेस में हमारे पास दो ही चीज़ होती हैं, जिंक ऑक्साइड,
जो कि यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया से प्रपोज किया गया है, दैट इज़ 87% इज़ द जिंक ऑक्साइड, ठीक है। और फिक्स्ड वेजिटेबल ऑयल या फिर मिनरल ऑयल जो है वो 13% होता है इन द बेस, याद रखना है इन द बेस। क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सेलरेटर का, एक्सेलरेटर की बात करते हैं। एक्सेलरेटर इट हैज़ ऑयल ऑफ क्लोव्स और यूजिनॉल, यूजिनॉल इज़ ऑलवेज एन एक्सेलरेटर, ठीक है, जो कि 12% होता है। गम या फिर पॉलीमराइज्ड रेजिन, गम और पॉलीमराइज्ड रेजिन इज़ मैक्सिमम दैट इज़ 50%। फिलर्स डाले होते हैं दैट इज़ सिलिका टाइप, जो कि 20% होता है, ठीक है। लैनोलिन, लैनोलिन इट इज़ 3%। रेजिनस बाल्सम इट इज़ 10%। एक्सेलरेटर कौन सा होता है एक्सेलरेटर के अंदर, दैट इज़ कैल्शियम क्लोराइड एंड कलर, ठीक, ये 5% होता है। कैल्शियम क्लोराइड इज़ एक्टिंग एज एन एक्सेलरेटर हेयर, ऑलराइट। एक्सेलरेटर के अंदर एक्सेलरेटर पावर कैल्शियम क्लोराइड दे रहा है। तो इस एक्सेलरेटर के अंदर हमारे पास वेजिटेबल ऑयल या मिनरल ऑयल नहीं होता, बल्कि बेस के अंदर होता है। तो बेस तो इजीली याद रह सकता है कि जिंक ऑक्साइड और इसमें फिक्स्ड वेजिटेबल ऑयल जो है वो बेस में होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों अगर हम रूल आउट कर देते हैं तो हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट, हार्डेस्ट गोल्ड अलॉय इज ऑफ विच टाइप, तो टाइप 4 इज द हार्डेस्ट टाइप ऑफ द गोल्ड अलॉय। लेट्स गो विद द डिफरेंट टाइप्स। टाइप 1 गोल्ड अलॉय जो होता है, टाइप 1 गोल्ड अलॉय इट इज़ लो गोल्ड अलॉय, ठीक है। इसकी यील्ड स्ट्रेंथ 80% होती है, 80 मेगापास्कल्स होती है सॉरी, और इलोंगेशन 18% होती है, ठीक है। और ये इनलेज में ज़्यादातर यूज़ होता है। टाइप 2 इज़ मीडियम गोल्ड अलॉय, इसमें यील्ड स्ट्रेंथ इज़ 180 मेगापास्कल्स और इलोंगेशन जो है वो 10% होती है। देखना, जितनी ज़्यादा हमारी यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, जितनी ज़्यादा वो मेगापास्कल झेलने की शक्ति बढ़ जाती है, तो उतना हमारे पास इलोंगेशन कम हो जाता है, ठीक है। ये इनले प्लस ऑनले दोनों में यूज़ होता है। अब आता है टाइप 3। टाइप 3 होता है हार्ड गोल्ड अलॉय, ठीक है, हार्ड। इसकी यील्ड स्ट्रेंथ होती है 270 मेगापास्कल्स और ये लगभग 5% इलोंगेशन शो करता है। ऑनलेज में यूज़ हो सकता है, कास्ट ब्रिजिंग में यूज़ हो सकता है, कास्ट बैकिंग में यूज़ हो सकता है, पॉन्टिक्स में यूज़ हो सकता है, फुल क्राउन प्लस सैडल क्राउन दोनों में यूज़ हो सकता है, ठीक है। लास्ट में आता है एक्स्ट्रा हार्ड। एक्स्ट्रा हार्ड इज़ 360 मेगापास्कल इसकी यील्ड स्ट्रेंथ होती है, एक्स्ट्रा हार्ड टाइप 4। ये शोल्डर्स में यूज़ होता है, कहाँ पे, शोल्डर्स, सैडल्स, बार्स, क्लैस्प्स, क्राउन्स, ब्रिजेस प्लस पार्शियल डेंचर फ्रेमवर्क, ठीक है। पार्शियल डेंचर फ्रेमवर्क, ब्रिजेस, क्राउन, क्लैस्प, बार, सैडल्स, ये सारों में यूज़ हो सकता है जहाँ पर भी हमें स्ट्रेंथ चाहिए, टाइप 4। नेक्स्ट, द बेस्ट बाइंडर इन जिप्सम मटेरियल्स इज़ व्हाट, तो अल्फा हेमीहाइड्रेट फेज इज़ द बेस्ट बाइंडर इन जिप्सम इन्वेस्टमेंट मटेरियल, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मटेरियल की बात करता है। द इंग्रेडिएंट्स ऑफ डेंटल इनले इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयड विद द कन्वेंशनल गोल्ड कास्टिंग अलॉयज आर अल्फा हेमीहाइड्रेट ऑफ जिप्सम। जिप्सम के भी हो सकते हैं प्लस क्वार्ट्स के भी हो सकते हैं अल्फा हेमीहाइड्रेट्स, या फिर क्रिस्टोबेलाइट के फॉर्म अल्फा हेमीहाइड्रेट हो सकते हैं। विच आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सिलिका, अल्फा हेमीहाइड्रेट, क्वार्ट्स, क्रिस्टोबेलाइट, दे आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सिलिका, ठीक है। Most investment materials they contain alpha hemihydrate of gypsum because it is of greater strength. Alpha hemihydrate is of greater strength. The gypsum product serves as a binder for the other ingredients and to provide the rigidity. ठीक है, बाइंडर की तरह काम करता है और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। द स्ट्रेंथ ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन द अमाउंट ऑफ बाइंडर यूज्ड। कितने अमाउंट ऑफ बाइंडर यूज़ हो रही है वो डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेंथ कितनी बनेगी। द इन्वेस्टमेंट पाउडर दैट मे कंटेन्स 25% to 45% ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इतना हो सकता है उसके अंदर 25 से 45% कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कैन बी देयर। द रिमाइंडर कंसिस्ट ऑफ सिलिका एलोट्रॉप्स एंड कंट्रोलिंग केमिकल्स। इतना हमारे पास बाइंडर आ गया, बाकी हमारे पास सिलिका एलोट्रॉप्स आ जाते हैं प्लस कंट्रोलिंग केमिकल्स आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट मटेरियल के अंदर, इन्वेस्टमेंट पाउडर जो है पैकेट में जो है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एज ऑफ रूट कंप्लीशन ऑफ मैंडिबुलर सेकेंड मोलर। ठीक है, द रूट कंप्लीशन ऑफ मैंडिबुलर सेकेंड मोलर इज़ 14 से 15 साल। ठीक,
क्योंकि 12 से 13 साल में वो इरप्ट करता है, तो 14 से 15 3 साल तो लग ही जाते हैं लगभग किसी भी दांत को अपना रूट कंप्लीशन के लिए। तो 14 से 15 साल में मैंडिबुलर सेकंड मोलर की रूट कंप्लीशन टेक प्लेस करती है। इसके लिए क्रोनोलॉजी शुड बी रिमेंबर्ड। नेक्स्ट, द इरप्शन टाइम फॉर मैक्सिलरी प्राइमरी फर्स्ट मोलर इज व्हेन। मैक्सिलरी प्राइमरी फर्स्ट मोलर मतलब डी की बात कर रही, 13 to 19 मंथ्स में मैक्सिलरी प्राइमरी फर्स्ट मोलर जो है वो इरप्ट करना शुरू कर जाता है। मतलब 1 साल जैसे ख़त्म होगा तो नेक्स्ट 1 साल 1 महीने से वो इरप्ट करना शुरू करने की ताकत रखता है। इट इज़ मस्ट टू रिमेंबर द क्रोनोलॉजी ऑफ इरप्शन ऑफ प्राइमरी एंड परमानेंट टीथ। ओके, इन लेटेस्ट TNM गाइडलाइंस ऑफ ओरल कैंसर, व्हाट इज़ द मोस्ट रीसेंट एडिशन इन टी? ट्यूमर में एक नई एडिशन आई है टी में, दैट इज़ द डेप्थ ऑफ इन्वेजन ऑफ ट्यूमर। वो TNM गाइडलाइन में नया जुड़ा है। द डेप्थ ऑफ इन्वेजन इज द लेटेस्ट एडिशन इन द टी कैटेगरी इन TNM क्लासिफिकेशन। व्हाट? डेप्थ ऑफ इन्वेजन। ठीक है, दिस इज डन फॉर द ओरल नेजोफेरेंजियल एंड लिप कैंसर्स मोस्टली। फॉर एन में एक नई एक्सटेंशन आई है, दैट इज एक्स्ट्रा नोडल एक्सटेंशन। एक्स्ट्रा नोडल एक्सटेंशन इन एन, TNM में एन में